मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अगेन फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है उसको आगे स्टार्ट करते हैं अब साइंस को। और बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको कुछ समीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। पीछे की जो क्लास है उसका रिवीजन हम बाद में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या होती है ये असंतुलित समीकरण? सुनिए बेटा, जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वही एग्जांपल हुआ जो आपको मैंने बताया था कि मैंने एक Mg लिया, उसकी क्रिया मैंने O2 से कराई थी, जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक पदार्थ बना था जिसका नाम है MgO। ये अभिकारक है। अभिकारक को हम यहाँ LHS ले लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। ये RHS है, इसको हम उत्पाद के बोल सकते हैं। तो यहाँ अभिकारक में Mg परमाणु कितने हैं बेटा? बताओ, देखिए एक ही है। और अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं बेटा? 2 हैं। उत्पाद में Mg कितना है? 1 है। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? वो भी 1 है। मतलब यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ 1 और 2 है, जबकि यहाँ 1 और 1 है। इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या के अगर बराबर नहीं होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या? असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इस असंतुलित समीकरण को थोड़ा सा संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित करते हैं। देखो, कभी आपने सोचा यार इधर 1 किलो दिया, इधर 2 किलो दिया, 3 किलो माल इधर दिया, तो भाई चीज भी 3 किलो ही बननी चाहिए ना। तो ऐसे यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो इधर 1 और 1 2 है। ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। मतलब हमने परमाणुओं को एक सही तरह से संतुलित नहीं किया है। कैसे करेंगे सुन लीजिए। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन 2 है, तो सबसे ज्यादा बैलेंस जो ये है ऑक्सीजन 2 है, इसको देखेंगे सबसे असंतुलित यही है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2। हमने कहा यार उत्पाद की ओर इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 Mg और O। ये हमने इसको गुणा कर दिया। O कितने हो गए? 2 हो गए इधर, और इधर O2 2 है ही, O2 है। अब दोबारा से हमने देखा ये Mg है कि Mg यहाँ कितने हैं? 2। तो क्यों ना अब हम इधर Mg को कितने से गुणा कर दें? 2 से। तो अब देखो Mg भी कितने हैं? 2, तो Mg भी 2। O कितने? 2, तो O भी कितने? 2। अतः ये क्या हो गई? एक असंतुलित से क्या हो गई? संतुलित हो गई। अतः असंतुलित से संतुलित करने के लिए जो हमने ये दिमागी कैलकुलेशन की है, इसको हम 1/1 गुणा करके भी करेंगे, लेकिन इस असंतुलित से संतुलित जो की जाती है, इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिट एंड ट्रायल। कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है, किस विधि का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल। क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल। असंतुलित से संतुलित। लेकिन मैं एक समीकरण लिखा, C+O2 अभिक्रिया हो गई CO2। बताओ ये क्या है? आपने कहा सर कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर उत्पाद, ये तो हो गया रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में बताओ, प्रोडक्ट में कार्बन कितना? 1। ऑक्सीजन कितने? 2। भैया 1 और 2, भैया 1 और 2। अतः ये कैसी अभिक्रिया है? संतुलित है। संतुलित है। और जो संतुलित है उसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो चुका, क्योंकि द्रव्यमान क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ऐसे ही द्रव्यमान कहता है कि जब हमने इधर द्रव्यमान इतना लिया तो उधर भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। तो असंतुलित से संतुलित क्यों किया जाता है?
कि वो अपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, नियम का पालन कर सके, इसलिए असंतुलित को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, बताओ Zn प्लस क्या लेते हैं, H2SO4। बताओ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, आप आसानी से जानते हो, Zn आएगा, H2 को धक्का देगा, Zn यहाँ बैठेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, H2। बताओ बताओ बच्चों, आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस जलने पर कटपट की ध्वनि उत्पन्न करती है। बताओ बच्चों Zn कितने, गुरुजी इधर 1 है, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो 2 है, सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन कितने 4 है, ये तो रिएक्टेंट की ओर है। प्रोडक्ट के परमाणु बोलो भैया, Zn कितना 1, हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर कितना 1 और ऑक्सीजन कितने 4, 1 2 1 4, 1 2 1 4। अरे भैया क्या है, ये संतुलित है। अरे भैया ये क्या है, ये संतुलित है, और जो संतुलित है उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सिंपली बात है, छोटी सी बात है कि असंतुलित समीकरण होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। असंतुलित से संतुलित करना क्या कहलाता है, रिपेंडेंट ट्रायल कहलाता है। अच्छा, असंतुलित से संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। तो संतुलित और असंतुलित, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। असंतुलित को बोलते हैं अनबैलेंस्ड और संतुलित को बोलते हैं बैलेंस्ड। मैंने लिया बेटा Fe प्लस H2, अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2। इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, ये आप बताइए। अब देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पे देख लो कि यहां पे आप देखिए तो सबसे ज्यादा असंतुलित कौन है, वो देखो इधर बताओ, Fe कितना 1, इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितना 1। चलो भैया ये तो रिएक्टेंट की ओर हो गया। प्रोडक्ट की ओर बताओ, देखिए भैया Fe कितना 3, हाइड्रोजन कितने 2 और भैया ऑक्सीजन कितने 4। तो सबसे असंतुलित ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, या कितने हैं 4। तो ऑब्वियसली बात है गुणा इधर नहीं होगा, गुणा किधर होगा इधर, क्योंकि इधर तो 4 है, तो इधर हमको क्या बनाने पड़ेंगे 4 बनाने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए, देखा Fe तो हमने ऐसे कैसे लिखा, प्लस इधर H2O लिखा। बताओ ऑक्सीजन है कितना 1, तो 1 को कितने से गुणा करेंगे 4 बन जाए 4 से, तो हमने 4 से गुणा कर दिया। अभिक्रिया लगाओ, ऐसे कैसे लिखो Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 से गुणा हो तो 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। चलो भाई अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, H2 तो यहाँ आए और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो बताओ 2 को 8 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करो। किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करो। बोलो समझ में आया। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन कितनी 4, इधर ऑक्सीजन कितनी 4। अब बताओ Fe यहाँ कितने 3, तो बोलो इसको 3 से गुणा करो। तो ये हो गई भैया संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक दो बार आप गौर से देखेंगे चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण वही दी जाएंगी जो आपके एनसीईआरटी में है, आपकी बुक के अंदर है। क्योंकि आरबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो, अपनी बुक जो बनाती है उसी से क्वेश्चन पुट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो आज हमने पढ़ा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, ये हमने थोड़ा देखा। बाकी हम बाद में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे साथ के साथ उनको संतुलित करते रहेंगे। तो इस तरह से बेटा हमने आज आपको ये टॉपिक कराया है बेटा, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा आपके लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, तापमान की जरूरत पड़ती है, दाब की जरूरत पड़ती है, तो उसी से संबंधित हम चीज समझते हैं बेटा। तो बेटा मैं आपको आज कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कई बार मान लीजिए बेटा आपको कोई दिया Fe, तो आपको यहाँ ब्रैकेट में नीचे S लिखा मिल सकता है। इसका मतलब यह है या Fe एक लोहा है, आयरन है, और ये जो होता है ये सॉलिड अवस्था में होता है। ये सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, और ठोस और सॉलिड जो स्टार्ट है मीनिंग वो एस से इसलिए एस लिखते हैं। तो ये एस है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ H2 मिल गया, अब यहाँ H2 मिल गया और H2 मिल गया और यहाँ पे लिखा आया L, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड है। और लिक्विड में L से स्टार्ट है, लिक्विड लिक्विड बोले तो द्रव है, द्रव, इसलिए इसको L लिखा आ सकता है। मतलब यहाँ नीचे ये जो है ये इनकी अवस्था लिखी जाती है कि सॉलिड है या लिक्विड है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिख दिया O2 और नीचे लिख दिया यहाँ पे G, इसका मतलब यहाँ G का मतलब गैस है कि ये गैस है, इसकी अवस्था गैसीय अवस्था है। कई बार आपको जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा जाए C2C6H12O6, ये फॉर्मूला C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, और ब्रैकेट में लिखे आ गया AQ। इसको बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस बोलते हैं इसको, एक्वस। एक्वा सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर थोड़ी मात्रा या मात्रा जल की मात्रा इसके अंदर है। मतलब जब किसी पदार्थ में जल इंक्लूड हो, जल मिला हुआ हो, तो उसको एक्वस बोला जाएगा, AQ बोला जाएगा, ये बोला जाता है एक्वस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस ये आपकी अवस्था को बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान है, कई बार ऐसा लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा आ रहा है समीकरण के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा। मैं एक एग्जांपल, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि साइंस में आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के 100/100 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी से छोटी बात क्लियर करा रहा हूं। मैं कोर्स से बाहर एक भी चीज का जिक्र नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि मुझे आपका टारगेट है 100/100, और आपको जो बोर्ड पे कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस दिन पेपर आए उस दिन मेरे को बताना। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक एग्जाम्पल की ओर बात कर रहा हूं, CO+H2 अभिक्रिया का चिन्ह, और यहां बना CH3OH। मैं बता दूं बेटा, ये अभिक्रिया में ये एक अभिक्रिया है, इसको होने के लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। मतलब आपके दिमाग में एक चीज तो आई कि यार रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो पदार्थों को मिलाए तो वैसे ही नहीं हो जाएगी, उसको भी होने के लिए वहां पे कुछ चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 340 एटमॉस्फेरिक दाब चाहिए इस अभिक्रिया को होने के लिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जिक्र अपन कर लेते हैं। CO को क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको। और ये एक जहरीली गैस है बेटा, जहरीली गैस है ये। जब बंद कमरे में अंगीठी जलाकर इंसान सोता है तो सोने के बाद उसके ब्लड में ये CO चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और वहां पे उसकी RBC को नष्ट कर देती है। और RBC कोशिका जब नष्ट होती है तो ऑक्सीजन का प्रवाह हमारी बॉडी में रुक जाता है और बंदा भगवान को प्यारा हो जाता है। और बंदा किसको प्यारा हो जाता है? भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि बंद होगा कमरा, गैस बनेगी CO, होगी कैसी? जहरीली, नष्ट करेगी किसको? RBC को, और ऑक्सीजन का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और बंदा सीधा कहाँ जाएगा? भगवान के पास चला जाएगा। और जब ये CO के अंदर कौन सी गैस मिला दी? H2,
और दाब कितना दे दे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बनेगा मेथेनॉल। और ये मेथेनॉल भी क्या है, ये भी एक जहरीला पदार्थ है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और ये जहरीला पदार्थ है, इसको पीने से आदमी की मृत्यु निश्चित है, मेथेनॉल। लेकिन इसी का ही एक बड़ा भाई और है जिसका नाम है एथेनॉल। और ये तो क्या है मेथेनॉल, और इसका बड़ा भाई कौन है एथेनॉल। सूत्र क्या है C2H5OH। और शराब के अंदर, किसके अंदर, शराब के अंदर जो होता है वो कौन होता है, एथेनॉल होता है। और एथेनॉल को ही आम भाषा में एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं भैया, इसको एल्कोहल बोलते हैं। और ये एथेनॉल है, इससे भी आदमी मरता है, लीवर खराब होता है, लेकिन इससे बहुत दिनों बाद, पूरी जिंदगी का मजा लेने के बाद ये मरता है, लेकिन मृत्यु तो इसमें भी है। लेकिन सबसे जहरीला तो मेथेनॉल है, इसको तो लेते ही बंदा भगवान को चला जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे लीवर खराब होता है, लेकिन इतना खतरनाक एथेनॉल नहीं है, इसको शराब में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको यहां से इसको हटा देगा और यहां पे लिख देगा x, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, यहाँ होगा x, आपसे पूछेगा x से किससे संबंधित है, x क्या है, आप कहेंगे अरे x तो 340 ATM है गुरुजी, x तो कितना है 340 ATM है। और जैसे ही आपका 340 ATM होगा, आपके नंबर मिलेगा 1 और आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। आधे बच्चों को तो ध्यान ही नहीं रहेगा, अरे ये x क्या चीज आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं x क्या चीज है। अरे x कुछ भी नहीं है, आपसे वो मान पूछ रहा है जिस अभिक्रिया को होने के लिए जो यहाँ लिखा होता था, वो आपका x कितना है 340 ATM है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं वो जबरदस्त कंटेंट है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको 100/100 का सपना लेके चल रहे हैं। अरे जिसको 80-85 चाहिए परसेंटेज, वो बेटा आराम से मेरे लेक्चर ही सुने, बस थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्लास देख लें, कभी सुन लें, तो उसी से आ जाएंगे। लेकिन जिसको पाना है 100/100, तो मेरी एक एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। उनको ध्यान देना पड़ेगा कि गुरुजी ने यहाँ बगल में एथेनॉल भी दिखाया था, अरे इसका सूत्र C2H5OH होता है, अरे ये शराब में काम आता है। वो ये भी ध्यान देगा, अरे यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे 340 ATM ध्यान में रखना पड़ेगा उसको, तब जाके आपको 100/100 प्राप्त होंगे। 9वीं 10वीं के विद्यार्थी सुने, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास बताएं, शेयर करें, और मुझे टाइम बताएं कि अगर मैं लाइव क्लास लेना चाहूँ तो उसका मुझे फिक्स टाइम बता दें कि उसका 8 से 9 का टाइम रखूँ या 9 से 10 का टाइम रखूँ रात्रि का। आप सभी मेरे को कमेंट करके इस बात को बताएं कि सर हमारी क्लास लेने के लिए आप एक समय फिक्स करें, या तो 8 से 9 या 9 से 10, और कम से कम 100 विद्यार्थी इसको रोज लाइव क्लास देखेंगे बेटा, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट और दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों के पास इसको शेयर करें, 9वीं के पास शेयर करें, अपने नोट्स कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसको पूरे क्लास को आप उतारें अपनी कॉपी के अंदर और रिवाइज करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बस इतने ही के साथ मैं अपनी क्लास का एंड करता हूँ। धन्यवाद।